हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए थे और एक क्विक रिविजन भी कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर्स कुछ एनसीईआरटी टाइप करेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे, ताकि चैप्टर में अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया या जो टॉपिक छूट गया है या किसी टॉपिक को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन है, तो वो भी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप रिवीजन कर लीजिए चैप्टर का, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। नेम फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, यानी कि लकड़ी से बनने वाले 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको लिखने हैं। तो ये तो काफी इजी है, आप लिख लोगे आराम से। जैसे कि डोर है, ये भी लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, बेड है, लकड़ी से बनता है। चेयर है, टेबल है, चेयर है, टेबल है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लकड़ी से बनी हुई होती है। जैसे आप लिख सकते हैं, विंडो है, खिड़की। ठीक है, इसके अलावा डाइनिंग टेबल है। क्या और भी एग्जाम्पल्स हैं? हाँ बिल्कुल है, आप कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो और आप अपनी मर्जी से भी कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट कर लिया था। तो चलिए अब ये वाला आपको एक प्रॉपरली सॉल्व करना है। जैसे कि बुक, सबसे पहले हमारे पास बुक। बुक किस किस मटेरियल से बन सकती है? तो बच्चा देखो, बुक बन सकती है पेपर से, इसके अलावा तो किसी और चीज से नहीं बनेगी। बुक बन सकती है पेपर से, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। अगला है टम्बलर। टम्बलर आपने देखा होगा अक्सर, टम्बलर यानी कि जिसमें हम पानी पीते हैं, ग्लास की इस तरीके का कुछ शेप का होता है टम्बलर, के पानी पीते हैं जिसमें हम। ठीक, और अलग अलग शेप के टम्बलर भी आते हैं वैसे। तो टम्बलर देखो किस किस चीज से बन सकता है। अगर हम टम्बलर की बात करें तो बच्चों, टम्बलर बन सकता है ग्लास का, है ना। हमने ग्लास के टम्बलर देखे हैं, ग्लास का बन सकता है। ग्लास के अलावा टम्बलर बन सकता है प्लास्टिक का, और टम्बलर बन सकता है वुड का भी। क्लियर? बात करते हैं चेयर की। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे चेयर की। तो चेयर किस किस से बन सकती है, किस किस मटेरियल से बन सकती है? तो आप देखो, चेयर बन सकती है लकड़ी से या प्लास्टिक से। देखी है आपने चेयर, लकड़ी की और प्लास्टिक की। ठीक है, फिर बात करते हैं टॉय की। टॉय यानी कि खिलौना, कोई भी खिलौना, कोई भी हो सकता है। अब ये जो टॉय है ये कांच का भी हो सकता है, आपने देखे होंगे, है ना, ग्लास के खिलौने। अब ये जो टॉयज हैं ये लकड़ी के भी हो सकते हैं।
अब ये जो टॉयज हैं ये कागज के भी हो सकते हैं, ठीक है, कागज के भी बनाते हैं ना टॉयज, जैसे पेपर बोट बना लेते हैं और भी कई सारे पेपर से बना सकते हैं टॉयज। टॉयज जो है वो लेदर से भी बन सकते हैं और टॉयज जो है वो प्लास्टिक के भी बने हुए होते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं शूज की। शूज यानी कि जूते। तो जूते जो है बच्चों, जो शूज हैं वो बन सकते हैं लेदर के अलावा शूज बन सकते हैं प्लास्टिक के भी, है ना? बाकी कांच के या लकड़ी के या कागज के शूज नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही मटेरियल से बना हुआ हो। क्लियर? यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा मटेरियल से बना हुआ हो सकता है और होता भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और मटेरियल जैसे कि मेटल, है ना, मेटल को भी ऐड कर लिया जाए तो देखो टम्बलर जो है वो मेटल का बन सकता है, चेयर भी मेटल की बन सकती है, टॉयज भी मेटल के बन सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक फिर इसमें और ऐड कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है और आप इसे नोट कर लीजिए। चलो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्रू फॉल्स, ठीक है। हमें बताना है सत्य असत्य कथन के बारे में कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सेंटेंस पढ़ेंगे और उनका आंसर देखेंगे। चलिए, तो पहला सेंटेंस है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है स्टोन क्या है, ट्रांसपेरेंट है और ग्लास क्या है, ओपेक है। अब इसमें जो जो चीज क्या होगी बच्चों, फॉल्स होगी, हम उसे हाईलाइट कर लेंगे। जैसे स्टोन की बात हो रही है कि स्टोन ट्रांसपेरेंट है, तो स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होता और ग्लास जो है वो ओपेक नहीं होता। अगर हम असल में देखें तो होता क्या है, स्टोन जो है वो कैसा होता है, वो होता है ओपेक और ग्लास जो है वो होता है ट्रांसपेरेंट। तो इसे हम करेक्ट भी कर लिया है यहाँ पर, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फॉल्स, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टोन ट्रांसपेरेंट है। स्टोन ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है, स्टोन के यानी कि पत्थर के आर पार क्या आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना। मान लो आपने एक पत्थर की दीवार बना दी, पत्थर की दीवार के आर पार आप देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे, है ना। अगर आपने ग्लास की एक दीवार बना दी तो हाँ, ग्लास के आर पार आप देख पाओगे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट और ओपेक के अलावा एक और तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। अब वो पूरे तरीके से ना तो उसमें हम देख सकते हैं और ना ही ऐसा है, ना तो हम उससे क्लियरली देख सकते हैं और थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक के पास, यानी कि नोटबुक जो है वो कैसी होती है, लस्टरस होती है, चमकदार होती है, उसमें चमक होती है। जबकि जो इरेजर है, रबर जिसे हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को या पेंसिल से हम जो भी लिखते हैं उसे इरेज करने के लिए, वो जो इरेजर है वो लस्टरस नहीं होता। तो देखो एक सेंटेंस तो यहाँ पर करेक्ट है कि इरेजर जो है वो लस्टरस नहीं होता, लेकिन एक सेंटेंस इनकरेक्ट भी है। कौन सा है इनकरेक्ट, कि नोटबुक जो है वो लस्टर उसमें होता है, लस्टर उसमें नहीं होता। नोटबुक कैसी होती है, नॉन लस्टर्स, नॉन लस्टरस, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, तो इसको फॉल्स पर हम टिक कर लेंगे।
चलिए अगला है चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक जो है पानी में घुल जाती है अच्छे से। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है। बीकर में डालना है पानी और उस पानी में आपको 1 चम्मच या हाफ चम्मच चॉक पाउडर डाल देना है और कोशिश करनी है उसको घोलने की, डिजॉल्व करने की। तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो बच्चों कि जो चॉक पाउडर है वो पानी में वैसा का वैसा ही रहता है, यानी कि ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। वो जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होता, उसके पार्टिकल्स हमें कंप्लीटली नेकेड आई से विजिबल होते हैं। तो चॉक जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस भी क्या है, गलत है, इसमें डिजॉल्व गलत है। क्या होना चाहिए था, डज नॉट चॉक डज नॉट डिजॉल्व, डज नॉट डिजॉल्व, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया हमारा फॉल्स। क्लियर। चलिए अगला है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी के ऊपर फ्लोट यानी कि तैरता है, फ्लोट करता है। क्या ये करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। पानी का टुकड़ा, सॉरी, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी पर बिल्कुल क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है, तैरता है। ये हो गया हमारा एक ट्रू सेंटेंस। अगला है, अगला स्टेटमेंट है शुगर, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर जो है यानी कि चीनी पानी में डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो क्या शुगर पानी में डिजॉल्व नहीं होती? एक ग्लास में हमें क्या करना है, एक बीकर में क्या ले लेना है, इस तरीके से एक बीकर ले लीजिए। बीकर में क्या डालना है, पानी डाल देना है और उसमें डाल देना है 1 चम्मच चीनी। एक स्टिरर या चम्मच की मदद से इसे क्या कर लेना है, स्टिर कर लेना है, अच्छे से घुमा लेना है, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, ये जो शुगर है क्या ये पानी में वैसे ही रहती है जैसे चॉक रहता है ना। चॉक जो है वो पानी में नहीं घुलता, तो क्या चीनी भी पानी में नहीं घुलती? नहीं। आप क्या देखोगे, चीनी जो है वो पानी में पूरे तरीके से घुल जाती है। आप पानी को देख करके नहीं बता सकते कि इसके अंदर चीनी घुली हुई है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा। डज नॉट अगर हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर भी क्या है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ऑयल जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इस बीकर में क्या करना है आपको, इस बीकर में भरना है आपको पानी। बीकर में आपने पानी भर लेना है। अब पानी भर के आपने इस बीकर में डाल देना है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, या कोई सा भी ऑयल आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर डाल दिया। आप इसको किसी स्टिरर की मदद से यानी कि किसी चम्मच की मदद से कितना भी घोलने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, ठीक है। आप इसको किसी चम्मच की मदद से घोलने की कोशिश करेंगे तो ये जो है बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। घोलेंगे, ऑयल जो है वो हो सकता है पानी के साथ मिले, फिर वापस से ऑयल क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा और फ्लोट करने लगेगा, या इस तरीके की एक लेयर बना देगा जैसे हमें इमेज में दिखाई दे रही है। जो भी हमने एक डायग्राम बनाया है उसमें हमें दिख रहा है ना कि ऑयल की जो है एक सेपरेट लेयर बन गई है पानी से, ठीक है। तो ऑयल क्या हो जाता है, मिक्स नहीं होता है पानी के साथ, क्या कर देता है, एक सेपरेट लेयर बना देता है अपने उस पानी के ऊपर, तैरने लगता है, ठीक है। अब इसके दो कारण है, एक तो ये कैसा है, इनसॉल्युबल है वाटर के साथ। दूसरा ये कैसा है बच्चों, ये है इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, पानी की डेंसिटी से काफी कम है, जिस वजह से ये पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन समझ में आए। पहला तो ये इनसॉल्युबल है पानी के साथ, इस वजह से ये घुलता नहीं है क्योंकि ये कैसा है, इनसॉल्युबल है। दूसरा ये कैसा है, इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, जिस वजह से ये पानी के ऊपर तैरता है, एक अलग लेयर बना लेता है, एक सेपरेट लेयर बना लेता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर है ये भी क्या है हमारा, गलत है। ऑयल मिक्सेस,
ऑयल मिक्सेस नहीं, ऑयल डज नॉट mixes does not mixes with water। ठीक है, तो ऑयल जो है वाटर के साथ मिक्स नहीं करता, तो इसका ऑप्शन भी क्या है, इसका आंसर भी क्या है, फॉल्स। अगला, सैंड सेटल डाउन इन अ वाटर। सैंड जो है वो पानी में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, तो क्या ऐसा होता है? सेम वैसे ही क्या कर लेंगे, एक बीकर ले लेंगे, बीकर में डाल देंगे पानी, ठीक है, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सैंड या 2 चम्मच सैंड या 4 चम्मच सैंड, ठीक है। अब ये जो सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स हमें क्या दिखेंगे, जब हम इसमें स्टीरर डालते हैं, घोलते हैं, तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं ना, पूरे जो हमारा बीकर है उस पूरे बीकर में जो है फैल जाते हैं सैंड के पार्टिकल्स। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं इस मिक्सचर को, तो वैसे ही सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं सैंड पार्टिकल्स सेटल्स सेटल्स डाउन, तो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट कैसा है, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स वाटर में बिल्कुल सेटल डाउन होते हैं, सेटल होते हैं यानी कि, ठीक है। चलिए अगला है, विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। विनेगर जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में डाल देना है वाटर, ठीक है। वाटर को क्या कर लेना, हाफ फिल्टर से थोड़ा ज़्यादा कर लेना। अब उसमें आपको डालना है 2 या 3 चम्मच विनेगर। तो विनेगर जब आप डालोगे वाटर में, पानी में, तो विनेगर जो है पानी में बिल्कुल घुल जाएगा, ठीक है। एक तो विनेगर और वाटर अगर आपने 2 अलग अलग कंटेनर में रखे हैं, ठीक है, तो दोनों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा वाटर है कौन सा विनेगर है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, दोनों ही ट्रांसपेरेंट लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो आप पहले तो दोनों को दोनों में नहीं बता पाओगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा विनेगर है कौन सा वाटर, सिर्फ देख करके। हाँ, स्मेल से आप बता सकते हो, क्योंकि विनेगर की एक एसिडिक सी खट्टी सी एक तेज महक होती है, तो स्मेल से तो आप बता दोगे कि विनेगर कौन सा है, वाटर कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर विनेगर को वाटर में डालते हो, तो उनका जो मिक्सचर तैयार होता है वो एक सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि विनेगर जो है पानी में पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर भी है ट्रू, तो ये भी हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट था। यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट हमने देखे, अच्छा ज्यादातर स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, तो उनका जो करेक्ट आंसर है वो भी हमने लिख लिया है। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है एक बार, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और मटेरियल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वाटर है, बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, शुगर है, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। ग्रुप देम एज, अब आपको क्या करना है, इनको ग्रुप करना है। पहला आपको राउंड शेप और अदर शेप, ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग करनी है। एक तरफ राउंड शेप वालों को रखना है और एक तरफ जिनका शेप राउंड नहीं है उन्हें रखना है, ठीक है। दूसरा, एक तरफ दूसरा ग्रुप आपको बनाना है, एक तरफ आपको ईटेबल्स रखने हैं और एक तरफ आपको नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स यानी कि जो खाने योग्य है, और एक तरफ नॉन ईटेबल्स यानी कि जिन्हें नहीं खाया जा सकता। जैसे बास्केटबॉल है, तो वो कहाँ पर आएगी, ईटेबल्स में या नॉन ईटेबल्स में? तो क्या बास्केटबॉल को आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो ना, तो बास्केटबॉल क्या होगी, नॉन ईटेबल।
अगर ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज क्या होगा, ईटेबल, ऑरेंज को हम खा सकते हैं ना, तो वो ईटेबल में आएगा, ठीक है। वैसे ही राउंड शेप और अदर शेप की बात करें तो ऑरेंज जो है वो किस में आएगा, क्योंकि ऑरेंज भी लगभग राउंड ही शेप का होता है, तो ऑरेंज को हम राउंड शेप के अंडर रख लेंगे, ठीक है। अगर हम अदर शेप की बात करें तो जैसे कि वाटर है, तो वाटर का कोई शेप है ही नहीं, है ना, कोई भी शेप नहीं है, तो वाटर को हम अदर शेप में रख देंगे, ठीक है। शुगर को भी हम अदर शेप में रख देंगे। क्लियर है? चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको रखने हैं राउंड शेप्ड, यहाँ पर आपको रखने हैं अदर शेप्ड। ये राउंड शेप्ड और अदर शेप्ड। वैसे ही आपको एक और ग्रुप बनाना है जिसमें आपको लिखना है ईटेबल्स, और दूसरे में आपको लिखना है जो है हमारे पास नॉन ईटेबल्स। तो चलिए, एक ग्रुप को मैं फिल करूंगी और एक ग्रुप को आप फिल करेंगे। जैसे राउंड शेप जिनका है उनको मैं लिख लूंगी, और अदर शेप जिनका है उनको आप लिख लेंगे। ईटेबल्स जो है उन्हें मैं लिख लूंगी और नॉन ईटेबल्स को आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। जो राउंड शेप है, अच्छा सबसे पहले है बास्केटबॉल, ये कैसी है, राउंड शेप है। इसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज भी कैसा है, राउंड शेप है। उसके बाद है ग्लोब, ग्लोब भी कैसा है, राउंड शेप है। और अर्दन पिचर, अर्दन पिचर भी कैसे होता है, राउंड शेप होता है, ठीक है। अच्छा, अर्दन पॉट जो है या अर्दन पिचर जो है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम मटका कहते हैं, जिसमें हम पानी भरते हैं ना, गर्मियों में पीते हैं, वही अर्दन पिचर है, ठीक है। अब जो अदर शेप्ड है वो तो आप लिख सकते हैं आसानी से, वो आप लिख लेंगे, ठीक है, जो अदर शेप है। नेक्स्ट बात करते हैं जो ईटेबल्स हैं जिन्हें खाया जा सकता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो बच्चों, वाटर जो है वो भी ईटेबल है, वाटर को खाया जा सकता है कि पिया जा सकता है। ऑरेंज, ऑरेंज भी ईटेबल है। शुगर, शुगर भी ईटेबल है। एप्पल की बात करें तो एप्पल क्या है, ईटेबल है। अच्छा, बाकी जो बच जाते हैं जैसे बास्केटबॉल है, ग्लोब है, अर्दन पिचर है, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, नॉन ईटेबल में आ जाएंगे। वैसे ही जैसे बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब और अर्दन पिचर राउंड शेप में है, तो बाकी सारे जैसे कि वाटर है, एप्पल है, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, अदर शेप में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा वाटर जो है क्या वो राउंड हो सकता है, तो देखो वाटर बच्चों एक लिक्विड है, और लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, ठीक है। तो उनका शेप क्या होता है, उन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसी का ही शेप ले लेते हैं। जैसे मान लो वाटर को हमने इस तरीके के एक राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला, तो वाटर क्या करेगा, इस फ्लास्क का शेप ले लेगा, ठीक है। वहीं वाटर को हमने इस तरीके के बीकर में डाला तो ये इस बीकर का शेप ले लेगा। वाटर को हमने इस कोनिकल फ्लास्क में अगर डाला तो वाटर क्या करेगा, कोनिकल फ्लास्क का शेप ले लेगा। वाटर को अगर हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब का शेप ले लेगा, ठीक है। वाटर को हम किसी भी शेप में डालें, वाटर क्या करेगा, उसका ही शेप ले लेगा। मानो ऐसा कुछ है तो वाटर क्या करेगा, इन सारे ही शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो वाटर का शेप ऐसा ही बन जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए तो ये वाला आप खुद से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें ऑड वन क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है, जो सबसे अलग है, डिफरेंट है, उसे अलग करना है, ठीक है। चलिए
तो पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। अब आप देखो इनमें से ऑड क्या है, यानी कि बिल्कुल अलग क्या है। ठीक है, जैसे कि चेयर है तो चेयर अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है, जैसे लकड़ी से। ठीक है, बेड है, बेड भी लकड़ी से बना हुआ होता है या अलग अलग मटेरियल से। टेबल भी टेबल भी लकड़ी या अलग अलग मटेरियल से बना होता है। कबर्ड भी अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है या लकड़ी से बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन बेबी की अगर हम बात करें, किसी बच्चे की अगर हम बात करें, तो जो बेबी है वो तो किसी मटेरियल से बना हुआ नहीं होता। ठीक है, तो बेबी यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑड आ जाता है। अगला है रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो पांचों दिए गए हैं, वहां पर आप देखोगे कि रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस ये सारे ही क्या है, फ्लावर्स है। ठीक है, सारे ही फ्लावर्स हैं। जबकि बोट जो है वो कोई फ्लावर नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाती है, ऑड आ जाती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बाकी के जो दो हैं उन्हें आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए, बाकी के दो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए, तो बाकी जो है आपका होमवर्क, इन्हें आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक उदाहरण देते हुए अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी पदार्थों में अंतर बताइए। तो आपको बताना है अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, उनमें अंतर बताना है और साथ साथ आपको उदाहरण भी देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जिसे हम कहते हैं। अपारदर्शी होते क्या हैं, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है और आप उनके आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है पारदर्शी। ठीक, उदाहरण की बात करें जैसे कि साफ कांच है, पानी है, हवा है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो इसकी विशेषता ये है, प्रकाश का पूर्ण संचरण होता है, यानी कि जो लाइट है वो पूरे तरीके से यहाँ पर क्या होती है, पास हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देखें, ये हमारे पास कोई स्क्रीन है, ये आया लाइट सोर्स। ठीक है, ये लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स से कुछ रेज यहाँ पर गई, लाइट पास हुई। यहाँ पर ये क्या करेगा, पूरी लाइट को, जो लाइट यहाँ से आ रही है उस पूरी लाइट को पास करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके आर पार देख पाते हैं। जब पूरी लाइट जा रही है आर पार, तो आर पार देख पाएंगे हम, बिल्कुल देख पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये है बच्चों, जैसे अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा अभी हवा, तो हवा कैसे ट्रांसपेरेंट है। अब जैसे हमें पता है कि जो एयर है वो प्रेजेंट है एवरीवेयर, यानी कि हर जगह उपस्थित है। अभी हमारे चारों ओर हर जगह, हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह उपस्थित है एयर। अभी हमारी आंखों के सामने भी क्या है, एयर ही है ना। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, है ना। या हमारे साइड में जो भी स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट बैठा है, हम उसे भी देख पा रहे हैं, है ना। कैसे देख पा रहे हैं, जबकि हमारे बीच में तो क्या है, एक एयर की लेयर है ना, एयर है। ठीक है, हम कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि वो जो एयर है वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, जिस वजह से हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब दूसरी चीज, जैसे हम बात करते हैं जो हमारे ग्लासेस होते हैं। ठीक है, स्पेक्स होते हैं, या हम स्पेक्स कह लें, चश्मे होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा है कि हमारे जो आंखें हैं उनके बाहर से चश्मे की एक स्क्रीन लगी हुई होती है ना, जो लोग चश्मा पहनते हैं, तो चश्मे की एक स्क्रीन लगी हुई होती है। अब उस चश्मे से हम आर पार देख पा रहे हैं। वैसे वो चश्मा होता है इसीलिए ताकि हम आर पार अच्छे से देख पाए। ठीक है, लेकिन चश्मे से हम आर पार देख पाते हैं। ठीक है, तो कैसे देख पा रहे हैं,
चश्मे की जगह अगर हम कपड़ा लगा दें आंखों में तो क्या हम उससे आर पार देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। चश्मे से कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें जो क्या है, लेंसेज हैं। चश्मे के जो लेंस हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके हम आर पार देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है पारदर्शी वस्तुएं या पारदर्शी कहा जाता है। सिंपल। चलिए इतना आप नोट कीजिए। फिर बात करते हैं पारभाषी और अपारदर्शी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास अपारदर्शी, यानी कि ओपेक जिन्हें कहा जाता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरने देती, यानी कि जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करती। इस तरीके से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है लाइट का सोर्स, कोई टॉर्च, ठीक है। अब इससे रेज आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लाइट जो है वो पास नहीं हो रही। तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है ओपेक वस्तुएं या ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, या हम कहें अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे कि लकड़ी है ना, लकड़ी का दरवाजा होता है, तो लकड़ी के दरवाजे के आर पार के हम देख पाते हैं किसी को? नहीं देख पाते हैं, है ना। जैसे पत्थर है, तो पत्थर का घर बना हुआ है, हमारे घर के बाहर कोई है, तो हम घर के अंदर से क्या देख सकते हैं किसी को बाहर? खिड़की की मदद की बात नहीं कर रहे, खिड़की से नहीं। क्या ऐसे ही दीवार के आर पार के हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अब धातु जो है, क्या धातु के आर पार हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को बिल्कुल भी, यानी कि जो लाइट को जो है बिल्कुल भी पास नहीं करती, उन्हें कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट, या हम कहें अपारदर्शी वस्तुएं। क्लियर? चलिए, तो एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेने हैं। एग्जाम्पल भी आपने नोट कर लिए होंगे। अगला है पारभाषी, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो लाइट को आंशिक रूप से गुजरने देती है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा एक सोर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो सोर्स से तो काफी सारी लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ थोड़ा बहुत लाइट ही पास हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं देख सकते, पार्शियली देख सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत धुंधला देख सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से उसको नहीं देख सकते। जैसे आपने पर्दा देखा होगा, है ना, कर्टेन्स जो होते हैं हमारे घरों में। तो ये जो कर्टेन्स है बच्चों, हम कर्टेन्स के पीछे अगर कोई छुपा हुआ हो तो हम ये तो देख लेंगे कि कर्टेन के पीछे कोई है, लेकिन ऐसे कंप्लीटली नहीं देख पाएंगे कि कौन है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं बटर पेपर की, तो बटर पेपर से हम लाइट को थोड़ा बहुत पास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली बटर पेपर के आर पार हम नहीं देख सकते। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि हमने कहा, ऐसी वस्तुएं जिनसे लाइट जो है वो थोड़ा बहुत पास होती है, यानी कि जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन एकदम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है पारभाषी, यानी कि ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हम पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी यानी कि ओपेक, और पारभाषी यानी कि ट्रांसल्यूशेंट, तीनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान चुके हैं कि ये तीनों क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी विशेषता क्या है, और इनके उदाहरण क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा होता है क्लियर। अब इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप चाहें तो ये टॉर्च वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो इससे जो है पता चल जाएगा कि आपको जो है अच्छे से इस टॉपिक के बारे में पता है, अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर भी बना देते हैं तो। अच्छा, स्ट्रक्चर जो है वो समझने के लिए भी आसान है, समझ में भी आपको इजीली आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो, ये वाला, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि लाइट जो है, जितनी लाइट सोर्स से आ रही है उतनी ही लाइट पास हो रही है, यानी कि इसके हम आर पार देख सकते हैं। यहाँ पर देखो सेकेंड वाले में, सोर्स से जो लाइट आ रही है उतनी उतनी क्या, थोड़ा बहुत भी लाइट पास नहीं हो रही, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते।
तीसरा जो है, सोर्स से लाइट आ रही है काफी सारी, लेकिन पास हो रही है बहुत कम, यानी कि इसके आर पार हम पूरे तरीके से नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होंगे ना तो ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होंगे, ना ही कंप्लीटली ओपेक होंगे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये आपको नोट कर लेना है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने आज काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी किए। तो उम्मीद है इतने क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आता है या कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।